पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक मरतबा फिर झड़पें हुई हैं और ये झड़पें फिर एक मरतबा खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलने वाली सरहद पर भी हुई है और उधर बलूचिस्तान के साथ जो अफगानिस्तान की सरहद मिलती है वहाँ पर भी ये झड़पें हुई हैं। इन झड़पों में जानी नुकसान के भी दावे किए गए हैं। पहले जिक्र करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो कुर्रम के मकाम पर सरहद मिलती है कि वहाँ पर क्या हुआ है। जो मकामी वहाँ पे एक मलिक हैं, मलिक इनायत, उन्होंने बताया है कि वो इस वक्त 0 पॉइंट पर लोअर कुर्रम के इलाके में है, अफगानिस्तान के साथ जो सरहद मिलती है वहाँ पे। और उन्होंने कहा कि वो कल 7 बजे से वहाँ पे धमाके शुरू हुए और इसमें मुख्तलिफ किस्म के हल्के और भारी हथियारों के जो धमाकों की आवाज़ें थीं ये सुनाई दी जा रही थीं। और उसके बाद ये कोई जो सिलसिला था ये कोई 9 साढ़े 9 बजे तक जारी रहा। उसके बाद खामोशी हो गई और उन्होंने कहा कि क्योंकि रात का वक्त था तो नुकसान की कोई इत्ला नहीं मिल रही थी। आज सुबह भी हमने वहाँ पे कुर्रम में मालूम किया, जो अस्पताल से भी मालूम किया, तो वहाँ पर कोई ऐसे जख्मियों को नहीं लाया गया था। इनमें हमने पाड़ा चिनार के अस्पताल के डॉक्टरों से भी रब्ता किया तो उन्होंने कहा है कि वो मुसलसल तैयार थे कि जो ये कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन कोई जख्मी उनके पास नहीं लाए गए। जो ज़्यादा नुकसान की इतलात मिल रही हैं वो हमें बलूचिस्तान में चमन और अफगानिस्तान के इलाके जो स्पिन बोल्दक के दरमियान जो बॉर्डर है वहाँ पर जो क्लैशेज हुई हैं उस हवाले से मिल रही हैं, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि दोनों जानिब से जानी नुकसान ज़्यादा हुआ है। क्वेटा से हमारे साथी मोहम्मद काजिम ने हमें बताया है कि वहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में झड़पों की इतलात मौसूल हुई हैं और ये स्पिन बोल्दक जो अफगानिस्तान का इलाका है और ये चमन के दरमियान इसमें दोबंदी के मकाम पर भी झड़पें हुई हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि दोनों जानिब से जानी नुकसानात के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो चमन अस्पताल है वहाँ पर जो डॉक्टरों ने बताया कि 4 जख्मी लाए गए थे, जिनमें से 2 को उन्होंने तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया था। इसमें कोई सिक्योरिटी एहलकारों को अस्पताल नहीं लाया गया था। इस दौरान पाकिस्तान में जो फौज के ताल्लुकात आमा का शोबा है ISPR की जानिब से एक बयान जारी किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल वहाँ पे पाकिस्तान के इलाकों में हमले किए गए, जिस पर पाकिस्तानी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई की है और उन पर जो अफगानिस्तान की साइड पर जो अफगान तालिबान हैं उनका भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने इसमें यह कहा है कि उनमें इसमें 15 से 20 अफराद जो हैं अफगानिस्तान की तरफ से हलाक हुए हैं। और उन्होंने कहा कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बलूचिस्तान के मकाम पर जो सरहदें मिलती हैं यहाँ पे 4 जगहों पर उन्होंने हमले किए हैं। ISPR की जानिब से जो बयान जारी किया गया है उसमें यह कहा है कि जो कल रात कुर्रम में जो हमले हुए हैं उसमें भी अफगान फोर्सेस का जानी नुकसान हुआ है और उसमें यह कहा गया है कि उन्होंने अफगानिस्तान की जो चौकियां हैं और उसके अलावा उनके टैंक हैं उनको निशाना बनाया गया है। इस बारे में अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के एक रहनुमा सुहेल शाहीन ने कहा है कि अफगानिस्तान की जानिब से कोई हमला नहीं किया गया और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से जब पक्तिका में फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई और वहाँ पर हमला किया गया तो उसके बाद अफगानिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई है। इस दौरान अफगानिस्तान की जानिब से भी जो उनके तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के अपने अकाउंट में ये कहा है कि जो अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की जानिब से हमला किया गया है उसमें उनके जो 12 शहरी हैं वो हलाक हुए हैं, कोई 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन अब तक जो इस वक्त सारी ये सूरत हाल बनी हुई है इस हवाले से वहाँ पर कशीदगी अब भी पाई जाती है और ये कहा जा रहा है कि जो सूरत हाल है ये अब तक कोई नॉर्मलाइज नहीं हुई, बल्कि ये वहाँ पर जो एक कशीदगी है उसकी सूरत हाल अब भी मौजूद है। कुछ लोग यहाँ पे बॉर्डर के नजदीक नकल मकानी कर रहे थे, सारे जा रहे थे महफूज मकानों की जानिब। तो कल तो हालात बहुत खराब था, शहर में बहुत सन्नाटा था, बहुत गमगीन हालात थे, लोग बहुत परेशान थे। कल शाम को 6 बजे से फिर दोनों फरीकें की पैरबंदी हुई है। अभी तक तो पैरबंदी हुई है 48 घंटे तक। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ लड़ाई हुआ है, बस सारा ड्राइवर लोग जो है ना गाड़ी के नीचे छुपा था, सारा लोगों को तकलीफ है। उधर भी नुकसान हुआ है, वो साइड भी नुकसान हुआ है। लड़ाई शुरू हो गया, हम लोग सोया हुआ था तो बड़ी बड़ी आवाजें आ रहा था, फिर हम सब लोग उठ गया, बड़ी परेशान था कि अल्लाह ना करे इधर एक गोली गिर गया, सारा बड़ा गाड़ी खड़ा है, किसमें घी है, किसमें कपड़ा है, क्या है सामान है। तो बहुत तकलीफ से वो कल रात गुजरा। तो इससे बेहतर यह है कि दोनों मुल्क अपने टेबल पर बैठ जाए और बातचीत करे और अमन के जरिए दरवाजा खोल जाए हम सब लोगों के लिए। सारा दुनिया परेशान हो गया, सारा दुनिया दरबदर हो गया। अभी कोई बच्चा किधर ले जावे किधर नहीं ले, तो कुछ सोचो लड़ाई में क्या मजा है? कुछ मजा नहीं लड़ाई में। हम लोग भी अपना जान से बेजार हो गया खुदा की कसम।
जब कारोबार बराबर हो जाए, दोस्ती करना, हमारा भी कुछ होता है, उसको भी कुछ कमाए दो। वाले में मेरे जिगर है, हो ये भी हमारा सरकार, हमारा मुल्क है। ये गज़ा के ताज़ा तरीन मनाजिर हैं जहाँ पर अक्सर इमारतें अब मुनहदम हो चुकी हैं और गज़ा की तामीर नौ के लिए एक बहुत बड़े प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। BBC के सिक्योरिटी एक्सपर्ट फ्रैंक गार्डर के मुताबिक गज़ा के रिहायशियों के लिए अब सबसे परेशान कुन सवाल ये है कि ट्रंप की नई डील के बाद क्या वो बाहिफाजत अपने घरों को लौट सकेंगे। वैसे तो सदर ट्रंप अपनी हालिया तकरीरों में मशरिक़ वस्ता में अमन के बारे में बहुत पुरुम्मीद नज़र आते हैं। The war is over, okay? You understand that? ऑन ग्राउंड रियलिटी इतनी सादा और आसान नहीं है। गज़ा में 2007 से हमास का कंट्रोल है, लेकिन नई डील के मुताबिक उन्हें अपनी हुकूमत से दस्तबरदार होना पड़ेगा। लेकिन किसके हक़ में? हमास की जगह कौन लेगा? इन सवालों का अब तक कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिल पाया। जो बात वाज़ेह है वो ये कि गज़ा की तामीर नौ के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी बहुत ज़रूरी है, और जहाँ एक तरफ उम्मीद की जा रही है कि इसराइल और हमास ट्रंप के दबाव की वजह से इस नई डील पर कायम रहेंगे, वहाँ दूसरी तरफ ऐसे बहुत से अनासिर भी हैं जिनकी वजह से किसी भी वक्त इस डील को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच सकता है। अगर ये फ़र्ज़ कर भी लें कि गज़ा में अब अमन कायम रहेगा, तो उसके बावजूद ग़र्ब उर्दन का मसला वैसा का वैसा ही है। ये ज़मीन का वो टुकड़ा है जो इस खित्ते में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के मंसूबे का एक अहम हिस्सा है। इसराइल इस मंसूबे के ख़िलाफ़ है और वो बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करके ग़र्ब उर्दन के बहुत से इलाकों में पहले ही दरअंदाज़ी कर चुका है। साथ साथ इसराइल का मानना ये भी है कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को उसके खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन फ़लस्तीनियों के लिए एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के क़याम के बगैर इस तनाज़े का हल बहुत मुश्किल है, जिसके बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन नामुमकिन है। ये जो आवाज़ें आ रही थी पत्थरों की, तो इससे सारे गांव हिल रहा था। जब मेरी अम्मा बाहर की तरफ भागी, मेरे दो छोटे भाई भी उसके तरफ भागे, तो पानी मेरे अम्मा को बहा कर ले जा रही थी। दोनों भाइयों ने इसको बचाने की कोशिश की, मेरे भाई भी पानी में बह गए। तो फिर मैंने अपने छोटे भाई को बचाने की कोशिश की, मैं भी उस पानी में बह गया। रूहुल अमीन बुनेर में बेशुनाई से ताल्लुक़ रखते हैं। 15 अगस्त की सुबह वो अपने घर पर थे जब अचानक क्लाउड बर्स्ट हुआ और वादी में सैलाब आ गया। उन्हें पानी का रेला अपने साथ तकरीबन 2 किलोमीटर तक बहा कर ले गया। मैं पानी के अंदर बह रहा था, मैंने कुछ भी नहीं देखा है। यहाँ पर मैं पत्थरों के बीच में फंसा हुआ था। तकरीबन मैंने 30-35 लाशें देखी है, अपनी अम्मा को और अपने भाइयों को ढूंढते हुए। मेरे एक अंकल ने उन लोगों को बचाया हुआ था। तकरीबन 4-5 घंटे बाद हम एक दूसरे से मिले हुए हैं। मेरे अम्मा और दोनों भाइयों को भी मैंने जब देखा, मैं बहुत खुश हो गया, लेकिन गांव में एक मातम सा था। बेशुनाई गांव से हमने पहाड़ों के ऊपर टांटा का रुख किया। टांटा बुनेर के पहाड़ों की चोटी पर एक गांव है। इन्हीं पहाड़ों पर 15 अगस्त को क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जिसके बाद नीचे वादियों में सैलाब आ गया। सैलाबी पानी का रेला अपने रास्ते में सब कुछ बहा ले गया। एक सबसे ज़्यादा जो हमारा ज़रूरत है रोड के, क्योंकि हमारा जो बीमार बन जाता है वो हम यहाँ से उठा के कंधों पे जब हॉस्पिटल तक हम लेके जाते हैं, डगर या पीर बाबा हॉस्पिटल तक, वो रास्ते पे मर चुका होता है। मैं खुद ही यहाँ से गाड़ी चलाता हूँ। मैंने एक मरीज़ उठाया यहाँ से, तो आधे रास्ते में जो है ना उनका बच्चा जो है ना वो फौत हो गया था। इस इलाके तक रसाई खासी मुश्किल है। सैलाब आने से पहले यहाँ 3 सड़कें जाती थीं, लेकिन अब सिर्फ एक कच्ची सड़क बाकी है और इस पर आम गाड़ियाँ सफ़र नहीं कर सकती। कंधे पर हम लोग सामान लेके आते हैं वहाँ से। तकरीबन पहला 2 घंटा लगता था, जब रोड सही था, ख़राब हो गया अभी 4 घंटे में हम नहीं आ सकते। नीचे गांव में ऐसे भी ख़ानदान हैं जिनमें एक ही ख़ानदान के 35 जबकि एक और के 18 लोग फौत हो गए, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अब भी लापता हैं। वो 84 शुहदा अभी भी उस मंज़र जो है ना वो हमारे कानों के अंदर है। वो चीखो पुकार, वो बच्चों की, वो औरतों की, वो यहाँ पे एक इमरजेंसी सूरत हाल, वो यहाँ लाशों को उठाना, वो यहाँ ज़ख्मियों को अस्पताल में पहुँचाना। हमने एक रेला देखा है, वो अपने साथ दरख्तों को उखाड़ के ले आए थे, वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को ले आए थे। वो घरों को इसी तरह बहा के ले जाते थे कि हम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। दिन को तो फिर भी हम आगे पीछे चीज़ों में बिज़ी होते हैं। रात को या शाम को जब हम घर वापस लौटते हैं ना, तो वो बच्चे जिनके वालिदैन नहीं हैं, वो बच्चे जिनकी माएँ नहीं हैं, वो माएँ जिनके ख़ावंद नहीं है,
وہ माएँ जिनके बच्चे नहीं हैं तो एक दूसरे को देखते और इन वादियों में पानी के रास्ते में जितने घर आए वो या तो बह गए या पत्थरों के नीचे ही दब गए, और जो बच गए हैं वो अब रहने के काबिल नहीं। आगे सर्दी आ रही है और बच्चे हम मुख्तलिफ रिश्तेदारों के घर पे रह रहे हैं। मैं ख़ुद मामू के घर हूँ, कभी चचा के घर हूँ, मेरे बच्चे इधर होते हैं, कभी उधर ही होते हैं। यहाँ पे तो फलाही इदारे कर रहे हैं, 2 कमरे शेल्टर दे रहे हैं, उस पे तो यहाँ पे लोगों का गुजारा नहीं होता। यहाँ पे जॉइंट सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, एक घर में 15-20 तक लोग जो है ना वो रह रहे हैं। यहाँ के मकामी लोगों को ये भी महसूस हो रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उनकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। जो इंतज़ाम आया वो नीचे तक आया, कदरनगर तक, ऊपर इस टांटे का विज़िट उसने नहीं किया। मौजूदा हुकूमत जो है उससे ये मुतालिबा है कि फ़ौरन टांटे का विज़िट करे, यहाँ का जो है ना हालात देखे। आप यहाँ पर राशन पहुँचाना भी मुश्किल है, लोगों का अगर मरीज़ हुआ तो वो भी मुश्किल है, नहीं पहुँचा सकते। गवर्नमेंट की तरफ से इस टाइम मुश्किल थोड़ी सी ये हो रही है कि 2 महीने होने को कोई मेगा प्रोजेक्ट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, और इश्यूज़ तो ज़ाहिरी बात है, रिहेबिलिटेशन है, घर बना के देने। कुछ हमारे पास INGOs और NGOs हैं, कुछ उन्होंने वादे किए हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा फंड्स दे रही है इन लोगों के लिए। तो अभी हमारे जहन में सबसे पहले तो इन लोगों की घरों की आबादकारी है, क्योंकि अगले महीने से यहाँ पे सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। घर थे हमारे वो जो इसमें डैमेज हुए हैं फुली, तो उन जगह पे अब घर बनाना मुमकिन भी नहीं है और उसकी इजाज़त भी हुकूमत नहीं देगी, क्योंकि वो अब बिल्कुल नदी के रूप इख्तियार कर गई वो जगह। रोड, घर, जानी नुकसान और माल मवेशी बह जाने के अलावा यहाँ कारोबार भी शदीद मुतासिर हुए हैं। लोगों का कहना है कि इस सब के बाद अब उनकी ज़िंदगी रुक सी गई है। उन्हें अब मुस्तकबिल के बारे में सोचना भी है, लेकिन उन्हें ये सवाल भी दरपेश है कि वो अब मुस्तकबिल के बारे में कैसे सोचें।